पर सभी को संघ का जैसा आदेश आज अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो चुकी है। और अभी जैसा बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में संघ का मेनली जो ये बताया जाता है कि संघ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो समण संघ का कॉन्सेप्ट क्या है? तो समण संघ का दरअसल कॉन्सेप्ट अगर देखें तो कोई अलग से कुछ भी नहीं है। जो हम बात सदियों से करते आए हैं, जो विचार हमारे महापुरुष बताते आए हैं हमें, वही समण संघ कह रहा है। समण संघ कोई विशेष अलग बात नहीं कह रहा। समण संघ कोई अपनी कोई पॉलिसी लागू नहीं कर रहा। जो हमारे महापुरुष जितने भी महापुरुष हुए, जो अलग अलग समय काल में पैदा हुए और हमारे लोगों को बताया समझाया, वही समण संघ सभी की बातों को इकट्ठा करके बात कर रहा है। आज हम देखें भाई, समण संघ है क्या? समण दरअसल समण का मतलब है समण लोग, और संघ का मतलब जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं यानी कि झुंड में रहते हैं, उन लोगों को उसको संघ कहते हैं। तो समण लोगों का संघ। अब समण क्या है? समण लोग कौन है? समण लोग कैसे हैं? क्या पहचान है? तो समण लोगों की कई तरह की पहचान हो सकती है। जैसे हम बात करें तो समण लोग अगर आपको दिखाई देता है तो समण लोग की दूर से ही पहचान हम बता सकते हैं वैचारिक रूप से कि वो लोग हमेशा समता में विश्वास करते हैं, ऊंच नीचता नहीं मानते, बराबर मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और हमेशा से सभी को मानवता के पक्षधर है। मतलब उनके लिए मानव श्रेष्ठ है, कोई काल्पनिक चीज श्रेष्ठ नहीं है। ये समणों की अगर आज भी देखा जाए तो इस बात से हम समण लोगों को पहचान सकते हैं। इसके अलावा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम भौतिक रूप से देखें, जो हमारे महापुरुषों ने बताया है कि जो लोग इस देश के मूल निवासी, जिनको आज हम बहुत से लोग मूल निवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वो लोग इस देश में समण के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा आज संविधान जब लागू हुआ तो जिनको SC ST OBC में के नाम से जानते हैं, तो ये लोग इस देश में कभी समण के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इस शब्द को भुला दिया गया। इसको इस तरह लुप्त किया कि समण को पहले श्रमण किया। समण शब्द को इसका संस्कारित रूप बनाया और इसको श्रमण किया। और शब्द को बदलने के साथ, क्योंकि जब ये लोग समण के नाम से जाने जाते थे तो इस देश के शासक होते थे। यहाँ पर सेनापति होते थे, डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, जीवक जैसा वैद समण था। और ये अगर ज्यादा जानकारी हम हिस्ट्री में देखेंगे तो मेगास्थनीज की लिखी हुई इंडिका बुक, जो कि आज उस रूप में अवेलेबल भारत में नहीं है, लेकिन उसके जो रेफरेंस दे देकर लोगों ने उसका रेफरेंस दिया और लिखा, तो उसमें बहुत विस्तार पूर्वक से इस समूहों के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो भारत देश में ये लोग, और आज ये भारत देश से जिस भी देश में गए, जहां भी गए, वहां पर भी आज ये समणों के नाम से जाने जाते हैं। और समण जो लोग थे वो इतने यहाँ पर इतने पावरफुल थे, एक तरह से थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, ताकतवर थे कि सेना से लेकर, राजा से लेकर, व्यापारी से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर क्षेत्र पर उस काल में। लेकिन समय बदला, समय काल परिस्थितियां बदली, और जो लोग आज जैसे कहे भाई समण समता में विश्वास करते थे, तो इसके विपरीत कौन लोग हैं? तो विपरीत वो लोग हैं जो समता में विश्वास नहीं करते या जो ऊंच नीचता को मानते हैं। तो उनको कौन क्या कहते हैं? वो वमन लोग हैं। तो वमन लोग जब इस देश में आए और उन्होंने इन लोगों को बांटा, इनका नाम बदला, इनको अलग अलग खंड खंड किया, तो ये लोग टुकड़ों में बट गए और इन्होंने अपना संघ छोड़ दिया। क्योंकि जब पहले ये संघ के रूप में रहते थे
और जितनी भी इतिहास की बात करेंगे हम, चाहे कोई से भी काल देख लो, कि ये लोग अपना निर्णय खुद करते थे, फैसला लेते थे, इकट्ठा होकर के बैठते थे। इस कारण से इनको दुश्मन जीत नहीं पाता था। तो अब इनके जो उल्टे लोग, इनके विपरीत विचारधारा के जो लोग थे, उनको वमन कहा गया। और वमन लोगों ने इनकी, जो यहाँ पर भीख मांगने का काम करते थे, वो लोग आज हम देख रहे हैं, आज परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना संघ बनाया हमसे सीख करके, और वो संघ के रूप में कुछ लोगों का इकट्ठा किया। जबकि जो समण लोग हैं आज भी देश में 85 से 90% हैं, और वमन लोग 10 से 15% हैं। लेकिन उन्होंने 10-15% लोगों ने इकट्ठा होकर के अपना संघ बना लिया, और हमने हमारा संघ छोड़ दिया, जो कि हमारा प्राचीन काल का संघ था। तो आज जो परिस्थितियां देख रहे हैं हम, आज के परिप्रेक्ष्य में हम जो देख रहे हैं, हमारे देश में समण बहुत सारे लोग इकट्ठा होने का काम कर रहे हैं। इकट्ठा होने का कैसे कर रहे हैं? वो एक जाति के नाम पर इकट्ठा कर रहे हैं, या अपने अधिकारों को बचाने के लिए कर रहे हैं, या फिर संविधान को बचाने के नाम पे कर रहे हैं, आरक्षण बचाने के नाम पे कर रहे हैं, या जाति राजनीतिक पार्टी बनाने के नाम पर कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग तरीके से समण लोग, लगभग आज हम कहें तो इन्होंने 29 लाख संगठन बना करके अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जब 29 लाख अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो भाई इकट्ठा कैसे हो पाएंगे? वो तो टुकड़े टुकड़े हो गए, वो इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? अब इकट्ठा होने की जो ताकत थी, संघ, वो तो छोड़ दिया, और अब संगठन बना बना के संगठन संगठन खेलने लग गए। तो इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हम तो बट गए, और वो 10 से 15% लोग इकट्ठा हो गए, और हमारे लोग भी जब ताकत के साथ, क्योंकि जो चीज थोड़ी ताकतवर हो जाती है उसके साथ लोग चले जाते हैं, तो हमारे लोग भी उधर जाने लग गए, क्योंकि वहां उनकी जीत होती दिखाई दी। यदि यही चीज ये 85 से 90% लोगों के समझ में आ जाती, और हम तो ये माने ये 50% लोगों के भी समझ में आ जाती, या 30% लोगों के भी समझ में आ जाती, या 20% लोगों के भी समझ में आ जाती, तो भाई वो 10 और 15% लोग कहाँ बचते? वो तो वैसे ही हाथ खड़े कर देते। लेकिन हमारे लोगों के समझ में नहीं आया, और अभी भी रात दिन समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो संघ को सीनियर साथी लोगों ने संघ को खोजा है दोबारा से, क्योंकि इसको जो हम भूल गए थे उसको याद दिलाने का काम किया है, और संघ में रात दिन इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, संघ को बताने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो अभी संघ कर रहा है, 1000 दिन का जो कैंपेन है कि हमारी असली पहचान की हम समण है, ये जो काम चल रहा है, जिस दिन हमारे लोगों को यदि 20% लोगों तक भी हम ये बात पहुंचा पाए कि हम लोग समण है, और वो गर्व से कहने लग गए कि हम समण है, तो भाई ये बहुत बड़ी ताकत होगी। और जिस दिन हम 50% परसेंट पे पहुंच गए, 60% पे पहुंच गए, उस दिन का तो कहना ही क्या है, कि देश में संविधान लागू है, और संविधान में बात उसकी मानी जाती है जो 100 में से 51 जिसके साथ होते हैं। तो 100 में से 51 जिसके साथ होंगे उसकी जीत होगी, शासन सत्ता उसके पास होगी, सभी उसकी बात मानेंगे। और भारतीय संविधान ये कहता है कि भाई तुम अपना बहुमत इकट्ठा कर लो, 100 में से 51 अपने साथ ले लो, मैं जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा। लेकिन हम फिर भी बात तो करते हैं कि हमारे बाबा ने संविधान लिखा है, हमारे बाप ने संविधान लिखा है, लेकिन हम हमारे बाप की बात को नहीं मानते। उन्होंने तो कहा था भैया इकट्ठे हो जाओ, सूची बनाई उन्होंने, सूचियां बनाई। अब ये जो बांटे गए हैं जातियों के नाम पर, ये इकट्ठे हो जाएं। अब जाति, दरअसल जो जाति थी, जैसे अभी चर्चा हुई, जाति का पाली में अगर बात करें तो जाति का मतलब होता है उत्पन्न कर होना, उत्पन्न होना, जाति उत्पन्न करना। तो जाति का मतलब जो आज हम देख रहे हैं ये नहीं है। जाति का मतलब होता था जो उत्पन्न करता था, उसी में जाति बनाई। और जो लोग उत्पन्न नहीं करते,
यानी कि कुछ भी काम नहीं करते, उनमें जातियां नहीं है। तो आज भी हम देखें तो वमन जो लोग हैं उनमें जातियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करते थे। वो तो भैया क्या करते थे, या तो दुनिया को बेवकूफ बना करके खाते थे, या भैया मांग कर खाते थे, भीख मांगते थे। समण, आज भी उनकी कहानियां देख लो, एक गरीब बमना समण के घर भीख मांगता है। तो ये हर कहानी में जो भी तीन लाइन खींच करके बैठे हुए आपको मिल जाएंगे कथा भागवत के नाम पर, वो असली कहीं ना कहीं अपनी हकीकत बता देते हैं कि एक गरीब बमना समण के घर याचना करता है। अब लेकिन ये नहीं बताता समण आज कौन है, ये समण कौन है, वमन कौन है। वो सिर्फ इतना कह देता है, क्योंकि लिखने वाले वही थे। खूब छिपाने के बाद भी कुछ सच्चाई वो लोग कह देते हैं, निकल जाती है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते या समझने का प्रयास नहीं करते। तो आज जो जरूरत है, हमको उस ताकत को, जो हमारी प्राचीन ताकत थी, उसको वापस प्राप्त करना है। आज वापस प्राप्त करने के लिए हमको वापस उसी संघ के रूप में इकट्ठा होना होगा। और इकट्ठा होने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा आज उत्पन्न की जा रही है, वो दुश्मन नहीं कर रहा है। जो जिसको हम मंचों से हमारे लोग गाली देते हैं, वो हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ी बाधा इकट्ठा होने की जो है, वो हम खुद है। हमारा अहंकार है, हमारा ईगो है, हमारा ये स्वार्थ है, हमारा निजी स्वार्थ है, हमारा परिवारवाद है। और सबसे बड़ा जो है स्वार्थ जो है, वो हमारा ये हो गया पद। जैसे पद प्रतिष्ठा, कहीं सम्मेलन होता है, एक अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो वो अपने फूल के कुप्पा हो जाता है कि मैं बड़ा हो गया, ये सब लोग मुझे सुनने वाले हैं। तो उसमें इतना अहंकार बढ़ जाता है कि वो बराबर में बैठना ही नहीं चाहता। अन्य लोगों से वो ये समझता है कि बस बीच की चेयर मिल जाए, बीच मंच में मैं बैठूं, सबसे बड़ा भाषण मेरा हो। तो इस ईगो के चक्कर में वो अलग अलग बट जाते हैं, और वो कभी समाज के साथ जुड़ करके नहीं बैठता। संघ, जबकि संघ का कॉन्सेप्ट था, प्राचीन काल में भी था। आप तथागत बुद्ध काल देखें या उससे पहले का काल देखें, तो उसमें भी क्या था कि सारे लोग बराबर में बैठते। राजा भी अपना राज तिलक उतार के संघ के बीच में रखता था, और एक सामान्य व्यक्ति के साथ बैठता था। तो ये संघ की बहुत बड़ी ताकत होती थी। लेकिन आज हमारे लोग बात तो करते हैं बाबा साहब भगवान बुद्ध और ज्योतिराव फूले, पेरियार, महापुरुषों की करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। उन्होंने जैसा बताया वैसा करने का प्रयास नहीं करते। वो तो उनके उल्टा करते हैं। क्योंकि जो हमारा दुश्मन चाहता है, दुश्मन क्या चाहता है कि हम बटे रहें, टुकड़ों में बटे रहें। जैसा कि जात, जो हमारा सबसे बड़ा, अब हम संघ का कॉन्सेप्ट है कि हम जाति अभ्यास नहीं करेंगे। अब जाति की जानकारी होना जरूरी है, तभी हम उसका जवाब दे सकते हैं किसी विपक्ष के आदमी का। ले अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हमें थोड़ा सा गुमराह कर दिया जाएगा कि ये जाति कैसे बनी, क्या है, क्यों है, और आज जाति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो उसकी जानकारी होना गलत नहीं है, लेकिन उस जाति के नाम पर यदि हम गर्व करेंगे, जाति को लेकर के हम प्रेजेंटेशन करेंगे कि मैं फला जाति का हूं, तो भाई हर जाति का व्यक्ति अपनी जाति पर गर्व करेगा, तो हम इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी जाति। तो आज जो लोग जाति के नाम पर संगठन बना रहे हैं, वो हमारे जो बीच की दीवार है उसमें एक एक ईंट करके उसके ऊपर उस दीवार को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यदि हमको वास्तव में इकट्ठा होना होगा, तो होना है, तो ये जो जाति की दीवार है इसको सबसे पहले तोड़ करके फेंकना होगा। क्योंकि हम इन जातियों में जो अलग अलग बटे हुए हैं, इस चीज को हमें छोड़ना होगा। और हमें अपनी जो वास्तविक पहचान है, समन, हम सब लोग समन है, ये हमारी पहचान को हमें बताना होगा, और हमें स्वयं को भी जानना होगा। अभी अभी जैसे हम बात करें कि भाई इसका और
इसको प्रमाण करने के लिए, क्योंकि डीएनए जांच हुआ और डीएनए से ये जांच हुआ कि जो आज के देश में जो एससी एसटी ओबीसी के नाम से जो लोग हैं, माइनॉरिटी के नाम से जो लोग हैं, ये लोग इस देश के आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं, और इस देश में जो जिस काल में समण लोगों का शासन था वो उनके वंशज हैं। और जो लोग विदेशी हैं, जो इसके विपरीत हैं, वो लोग का डीएनए मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो जीवाश्म मिले और उनकी जो जांच की गई उससे मैच नहीं करते। तो इससे साइंस भी प्रमाणित करती है, हिस्ट्री भी प्रमाणित करती है, और हमारे महापुरुष भी प्रमाणित करते हैं कि हम लोग जो ये आज की तारीख में आज हम जो देखते हैं जातियों बटे, वो सब एक थे, इकट्ठा रहते थे, ये अलग अलग नहीं थे, ये अलग अलग बटे हुए नहीं थे। लेकिन आज जो बाबा साहब हमारे महापुरुषों के नाम से, बुद्ध के तथागत भगवान बुद्ध के नाम से, और फूले साहू अंबेडकर के नाम से जो अलग अलग मूवमेंट चला रहे हैं, वो लगभग 29 लाख संगठन बना करके अलग अलग तोड़ने का काम कर रहे हैं और दुश्मन का काम सरल कर रहे हैं। अभी अभी अब ताजा देखा है हमने, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन दुश्मन तो ये चाहता है कि हम लोग जाति पर विश्वास करें और जाति के नाम से संगठन बने, हमारे जाति के नाम से संगठन बनाए जाते हैं, और जाति के नाम से संगठन बनाकर जो आदमी एक बार महासभा बना लेता है अपने जाति के नाम की, वो उसका जीवन भर अध्यक्ष रहता है। यदि कभी बहुत ज्यादा जैसे समाज इकट्ठा करके छात्रावास बना दिया या धर्मशालाएं बना दी या बुद्ध विहार बना दिए तो उसका अध्यक्ष बन गया, अब साहब ने मिलकर मान लो उसको हटाना चाहा तो वो हटा भी दिया, तो भी वो दूसरी महासभा बना लेता है या दूसरा संगठन रजिस्ट्रेशन करा ले। यानी कि वो एक बार अगर उसको ये आदत पड़ गई, जैसे नशे की आदत होती है, ये उससे भी भयंकर नशा दिखाई देता है। जो व्यक्ति एक बार किसी भी सामाजिक संगठन में अध्यक्ष अगर रह लिया, कार्यकारिणी में महासचिव, वो आजीवन किसी न किसी संगठन में उसको अध्यक्ष पद चाहिए। तो ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई हमारे लिए इकट्ठा होने की क्योंकि जो एक बार अध्यक्ष रह लिया वो बराबर में बैठना ही नहीं चाहता। उससे हम कहते हैं भाई संघ के रूप में आ जाओ, तो वो देखता है संघ में एक दो बार आता है और देखता है यार यहाँ तो सभी बराबर बैठते हैं, यहाँ तो मेरा महत्व नहीं है, यहाँ तो मेरे को बड़ी इज्जत ही नहीं दी जा रही। तो वो कुछ दिन के बाद छोड़ करके चला जाता है। वो ये तलाश करता है कि मुझे कहाँ मुझे अच्छा महत्व मिलेगा, कहाँ मेरी स्वार्थ सिद्ध होगा। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं कि भाई राजनीतिक स्वार्थ हमारा पूरा हो जाए, किसी नेता के नजदीक आ जाए और जब मौका मिले तो हमें टिकट दे दिया जाए, जिससे कि हम कोई चुनाव लड़ करके और आराम से एमपी एमएलए बन जाएं। तो ये जो चीज है, इन चीजों के कारण हमारे लोग इस तरह का जो बटे हुए हैं उसमें हम एक के बाद एक ईंट लगाने का काम कर रहे हैं। अभी अभी जो अब इसके लिए जो सबसे बड़ा सरल काम है वो क्या करना होगा, कि सबसे सरल काम है जो समण संघ ने 10 गोल्डन रूल नियम दिए हैं, अगर इन 10 गोल्डन रूलों को हम मान लें, 10 नियमों पर हम चलने लग जाएं तो हमारा काम बहुत सरल हो जाएगा और हम निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये जो 10 नियम है, हमको तो इनको आगे बढ़ाना है और इनको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा सारे काम हो जाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं भैया संघ से होगा क्या, संघ से मिलेगा क्या, क्योंकि हम यदि संघ में रहते हैं तो न तो हमें कोई राजनीतिक महत्व हमारा पूरा हो रहा है, न हमारा कोई हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, तो हम इसमें जुड़ के करेंगे क्या। तो भाई ये समझने की बात है। आज हम देख भी रहे हैं जो विपक्ष के लोगों ने संघ बना रखा है, यदि जिस दिन हमारा संघ इस लायक हो जाएगा, और जैसे हम देखते हैं ना बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात ऋतु जब होती है तो
अच्छी बरसात हो जाती है तो पूरी धरती के हर जीव तृप्त हो जाते हैं। तो वही समण संघ का काम है, वही समण संघ का कॉन्सेप्ट है कि संघ जब इस ताकत में आ जाएगा और जब हम संघ के रूप में इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो संघ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर चीज संघ की मुट्ठी में होती है। प्राचीन काल में भी होती थी और आज भी है और भविष्य में भी होगी। तो आज जो लोग छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे पदों के चक्कर में, छोटे छोटे एमपी एमएलए मंत्री बनने के चक्कर में जो संघ को वो नहीं समझ पा रहे हैं, समण संघ की बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा पछताएंगे। क्योंकि जिस दिन संघ अपनी ताकत में आ गया तो ये एमपी एमएलए बनाना तो संघ का, जैसे एक को कुर्ते की जेब में से ये एमएलए बना दिया, इसकी जेब में से हाथ डालेंगे तो ये मंत्री बना दिया, ये सांसद बना दिया। इतनी ताकत होगी, जिसके ऊपर संघ हाथ रखेगा, जिसकी ओर संघ इशारा करेगा, उसी को चाहे तो राजा बना देगा और जिसके विपरीत हो जाएगा उसको रंक बना देगा। ये संघ की ताकत होगी। तो इसलिए हमें बिना देर किए और बिना अपने स्वार्थ को लगाए रख करके, यानी कि स्वार्थ को बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा, अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अपना ये पद प्रतिष्ठा का लालच है, मंच का लालच है, भाषण देने का लालच है, या फिर हम कहें कि ये जो चंदे का लालच है। बहुत से लोगों ने संगठन बना रखे हैं और रात दिन यही काम करते हैं कि आज हम इसके नाम से चंदा इकट्ठा करते हैं, कहीं किस काम से किस काम से। कुछ लोग तो वास्तव में भी काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका रोजी रोटी इस चंदे से चलती है। तो उन लोगों को अपना ये स्वार्थ छोड़ करके संघ के रूप में, यदि वास्तव में वो चाहते हैं कि इस मूल निवासियों का, आदिवासियों का, इस SC ST OBC का, समणों का भला हो, तो तुरंत के तुरंत अपना सब कुछ छोड़ करके बराबर में बैठ करके संघ में आकर के अपनी बात करनी होगी, इकट्ठा होना होगा। क्योंकि जो लोग इकट्ठा रहते हैं वो हमेशा जीतते हैं। चाहे हम प्रकृति का नियम है, चाहे हम पशुओं को देख लें, पेड़ पौधों को देख लें, पत्थरों को देख लें, जो जो इकट्ठा होते हैं वो कभी नहीं हारते। अगर पेड़ों की बात करें तो जो झुंड में पेड़ हैं वो नहीं काटे जाते, और जो अकेला पेड़ होता है वो सबसे पहले काटा जाता है। चाहे हम जानवरों का झुंड देख लें, भेड़ बकरियों का झुंड देख लें, जंगल में यदि कोई पशु अपने झुंड से बिछुड़ जाता है तो वो शिकार हो जाता है, या तो बड़े जंगली जानवर द्वारा मार दिया जाता है या शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। तो यदि हमें बचना है तो ये प्रकृति का सिद्धांत है, झुंड में रहना होगा, इकट्ठा रहना होगा। और संघ ये बात बार बार कह रहा है कि इकट्ठे हो जाओ, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जितने जितने संख्या में जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। जितने जीते संख्या में जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। और यह सिद्धांत आदिकाल से है और अनंत है। संघे शक्ति युगे युगे, संघ में बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए ज्यादा न कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और ये सभी से विनती करूंगा कि अपने सगे संबंधी सबको संघ के रूप में इकट्ठा करें, संघ में जोड़ें, और अपना ये जो अगर किसी का लालच है उसको छोड़ने का कष्ट करें। इसी के साथ संघं नमामि, संघं नमामि, संघ। मेरी वाणी में यदि कोई त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ।